बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकम फ्रॉम बिजनेस को ही हम कंटिन्यू करते हुए इससे पहले हमने ये पढ़ा कि बिजनेस है क्या, इसमें कौन सी इनकम्स आएंगी, कौन से खर्चे माइनस हो सकते हैं, कौन से माइनस नहीं हो सकते हैं। अब आगे चलें तो इसमें अगला टॉपिक है अमाउंट सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड। अगर किसी टैक्स पेयर को खर्चा अलाउ कर दिया गया था इन ए टैक्स ईयर, बाद में उसमें से उसे कुछ मिल जाते, कुछ पैसे मिल जाते, तो जो मिल जाएंगे जब पहले पे किए थे दैट वाज अलाउड एज एक्सपेंस, तो अब जब मिलेंगे तो दोज विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द पर्सन। और ये कब होगा? जिस साल उसने ये पैसे वसूल किए होंगे। अब है एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस हमें पता है कि रूटीन में वो कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। एबनॉर्मल लॉसेस क्या हैं? कोई चोरी हो जाती है, कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई आग लग गई है, या किसी भी और तरीके से कोई चीज़ ज़ाया हो जाती है, एसेट ज़ाया हो जाता है। ये एसेट रॉ मटेरियल भी हो सकता है, फिनिश गुड्स भी हो सकता है, कोई और एसेट भी हो सकता है। तो इस सूरत में हम कितना खर्चा उसका अलाउ करेंगे? वो जो वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द एसेट थी, उसमें से जो कुछ भी मिला है ऑन अकाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट, इट मे बी सैल्वेज वैल्यू, कि स्क्रैप आपने बेचा तो वो पैसे मिल गए। इट मे बी एनी कंपनसेशन और इंडेमनिटी और डैमेजेस। ये कहाँ से मिल सकते हैं? किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से, किसी इंडेमनिटी के हवाले से, किसी सेटलमेंट कि किसी एक बंदे की बिना पे ये नुकसान हुआ था और बाद में बैठ के सेटलमेंट हो गया तो उसने को पैसे दे दिए, या किसी जुडिशियल डिसीजन की बिना पे। सो इस डैमेज्ड, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एसेट के एवज जो कुछ मिल गया होगा वो सारा माइनस कर दें कॉस्ट में से या वैल्यू ऑफ द एसेट में से, तो बाकी जो कुछ बचेगा इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड इट विल बी द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लेकिन अगर प्रिज्यूम करें कि जो पैसे मिले हैं दोज आर मोर देन दी वैल्यू, तो इट विल बी टेकन एज इनकम। एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च। खुद साइंटिफिक रिसर्च पे कोई खर्चे किए हों या किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पैसे दिए और उससे रिसर्च करवाई हो और ये एक्सपेंस रिलेट करती हो विद द बिजनेस। रिसर्च जो आपने करवाई फॉर द सेक ऑफ द बिजनेस, खुद की साइंटिफिक रिसर्च या किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से करवाई, दोनों सूरतों में जो खर्चा किया होगा दैट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। शर्त ये है कि ये इस बिजनेस से कनेक्टेड हो और ये खर्चा किया हो इन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में ये खर्चा नहीं किया तो इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। और दूसरी चीज़ ये कि ये खर्चा कैपिटल नेचर का ना हो। आपने एक साइंटिफिक लैब इस्टेब्लिश की, उसके जो एसेट्स आपने परचेज किए वो एक्सपेंस नहीं होगा, वो एसेट्स हैं और वो डेप्रिसिएट होंगे एज पर लॉ। जो बाकी खर्चे जितने किए साइंटिफिक रिसर्च पे, खुद किए हों या किसी इंस्टीट्यूशन के तवज्जो से करवाए हों, शर्त यह है कि इट इज़ ए रिसर्च अंडरटेकन इन पाकिस्तान, then it will be allowed as expense. Expenses on employees welfare and training. ये employees और उनके dependents अगर उनकी वेलफेयर या उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई खर्च किया है और ये खर्चे आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे किए हैं, किसी हॉस्पिटल इन पाकिस्तान में किए हैं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन पे खर्च किए हैं जो इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हैं, एंड दिस इज रिकॉग्नाइज्ड, एडेड और रन बाय द गवर्नमेंट। सरकारी जो अदारे हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए खिदमात देते हैं, उन पे खर्च किया हो, या ट्रेनिंग ऑफ एनी पाकिस्तानी इन कनेक्शन विद दिस स्कीम स्पेशली अप्रूव्ड बाय द FPR, इस तरीके से आपने
एम्प्लॉयज़ की या उनके डिपेंडेंट्स की वेलफेयर पे कोई खर्च किया हो या उनकी ट्रेनिंग पे कोई खर्च किया हो, दिस इज अलाउड एज एक्सपेंस। बैड डेट्स, 3 कंडीशंस पूरी होना ज़रूरी है in order to allow an expense as bad debt. Number 1, the debt was previously included in the income of the person. मिसाल के तौर पे आपने X डेबिट टू सेल्स क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स वाज पार्ट ऑफ द इनकम, सो दिस अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, तो ये अब पहले आपने उसे इनकम में शामिल किया हुआ था, या बैंक जो हैं वो लोन देते हैं, वो इसलिए देते हैं टू अर्न इनकम विच इज टैक्सेबल। तो या तो ये आपका बिजनेस क्रेडिट हो जो आपने दिया हुआ था, या ये लोन हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो उन्होंने दिए हों, और इन दोनों का मकसद इनकम कमाना है, या तो इनकम में शामिल होते हैं या इनकम इससे कमाई जाती है, तो ये एक कंडीशन है। नंबर 2, द अमाउंट ऑफ डेट इज रिटन ऑफ ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, एक्चुअली आपने इस साल उसको राइट ऑफ किया हो। और थर्ड चीज, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द डेट कैन नॉट बी रिकवर्ड। रीजनेबल ग्राउंड्स, फर्ज करें जिसको आपने दिया था वो इंडिविजुअल था, मर गया, अब उसके पीछे को देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कंपनी थी वाइंड अप हो गई है, अब आपको नहीं मिल सकते। ये जो तीसरा पॉइंट है कि रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, इसका डिसीजन करना है कमिश्नर ने। तो ऐसा मुमकिन है कि जितना आपने एक्चुअली राइट ऑफ किया हो, आपके नजदीक वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, कमिश्नर उससे एग्री न करे और उससे कम अमाउंट अलाउ कर दे एज बैड डेट्स। सो व्हाटसोएवर इज अलाउड बाय द कमिश्नर, अगर ये ऊपर वाली 2 कंडीशंस भी पूरी होती है, तो दिस अमाउंट ऑफ बैड डेट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन in the year in which the bad debt is written off. बाद में इसकी रिकवरी अगर होती है। अब रिकवरी के लिए वही जो अभी लास्ट हमने पॉइंट पढ़ा कि अगर तो कमिश्नर ने टोटल अमाउंट विच वाज रिटन एज बैड डेट वो अलाउ कर दी थी एज एक्सपेंस, तो फिर तो मसले कोई नहीं, जितने पैसे रिकवर होंगे डेट विल बी टेकन एज इनकम। पहले वो खर्चा था जब उसे अलाउ किया था, और जब वो पैसे रिकवर हो गए तो डेट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। लेकिन अगर उसने कम अमाउंट अलाउ की थी, आपने राइट ऑफ ज्यादा की थी और उसने कम अमाउंट की थी, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये जरा इस एग्जांपल को देखें तो फिर आसानी से समझ आएगा ये कि फिर क्या ट्रीटमेंट करना है। X Limited was allowed a deduction on account of bad debts amounting to rupees 600,000 as against the actual bad debts of rupees 1 million. Actual bad debts हुए थे 1 million, लेकिन कमिश्नर ने अलाउ किए 6 लाख रुपए। After 2 years, the company receives an amount from the debtor rendered as bad. तो करना क्या है, उसकी कितनी अमाउंट उसकी इनकम में ऐड होगी या खर्चे के तौर पे अलाउ होगी। अगर ये जो पैसे रिसीव किए हैं इट इज़ 1 मिलियन रुपीस या इट इज़ रुपीज़ 350,000, तो इसका अगर आप देखें आंसर में कि अगर 1 मिलियन रुपीस मिले हैं, इट इज़ 1 मिलियन, इट इज़ 1 मिलियन and it is 350,000. तो 1 मिलियन मिले तो माइनस क्या करना है, टोटल बैड डेट्स, वो जो 1 मिलियन के बैड डेट्स थे लेस अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन। अलाउ किए थे 6 लाख, तो जो 4 लाख का डिफरेंस है ये एक्चुअल रिसीट में से माइनस कर दें, एक्चुअल रिसीव में से ये जो डिफरेंस है माइनस कर दें, द डिफरेंस इज इनकम। अगर सारे के सारे अलाउ किए होते, 1 मिलियन के 1 मिलियन एज बैड डेट्स अलाउ किए होते, तो फिर 1 मिलियन की पूरी अमाउंट इनकम में शामिल होती, लेकिन अलाउ कम किए थे, तो कानून ये कहता है कि जितने बैड डेट्स आपके एक्चुअली थे उसमें से जितने अलाउ किए गए वो माइनस कर दें, बाकी को माइनस करना फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड। इफ
the recovered amount is more than the difference between the actual bad debts and the bad debts allowed as deduction, then the difference is the income. और अगर ये कम पैसे मिले, जैसे कि इस एक्सरसाइज में 350,000 मिले, तो डिफरेंस कितना था? जितने अलाउ नहीं किए गए थे वो थे 4 लाख। पैसे आपको मिले हैं 3,50,000। ये जो 50,000 थे, कानून ये कहता है कि इसको भी अब खर्चा मान लें। इट शैल बी अलाउड एज बैड डेट्स। ठीक है, तो अगर अलाउड अमाउंट जो है, इसको डिफरेंस अगर हम करें विद द टोटल बैड डेट्स और रिकवरी इज लेस देन दिस डिफरेंस, द बैलेंस शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस। सो हमारे इस एग्जांपल में 6 लाख रुपए पहली सूरत में ये इनकम हो जाएंगे और इसमें ये एक्सपेंस हो जाएगी, डिडक्शन हो जाएगी। नॉन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये हमने शायद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी थोड़ा सा देखा था कि कानून ये कहता है कि आपने 3 सालों तक उसकी पेमेंट करनी है, और अगर 3 सालों तक पेमेंट किसी की नहीं की तो ये समझ लें कि आपने पे नहीं करना। तो 3 सालों के बाद जो अगला पहला साल आएगा उसमें इसे हम इनकम समझ लेंगे। सो अगर कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, अगर कोई लायबिलिटी थी और आपने उसको पे नहीं किया 3 सालों तक, तो जैसे बैड डेट्स आप राइट ऑफ कर रहे हैं, इस तरीके से ये जो लायबिलिटी थी इसको भी राइट ऑफ करेंगे। बैड डेट्स राइट ऑफ किए तो एक्सपेंस बना, लायबिलिटी को राइट ऑफ करेंगे तो ये इनकम हो जाएगी। और अगर बाद में इसमें से कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है, जो आपने राइट ऑफ किया इसमें से कुछ पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो फिर जितनी पेमेंट करेंगे दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, सो अगर 3 सालों तक लायबिलिटी पे नहीं की तो इट विल बी रिटर्न ऑफ एंड ट्रीटेड एज इनकम, और अगर बाद में उसमें से कुछ पे करनी पड़ जाती है तो दैट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। बेनिफिट फ्रॉम ए ट्रेडिंग लायबिलिटी, ये सिंपल सी कहानी समझ लें, जो कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट तो आपको पता ही है कि वो हम जब सेल बुक करते हैं तो डिस्काउंटेड वैल्यू इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ द सेल, तो वो तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट आपको मिल जाता है, आपने पेमेंट करनी थी, वक्त से पहले पेमेंट कर दी, एज पर एग्रीमेंट आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिल जाता है, तो दैट इज टेकन एज इनकम। सिंपल। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। एग्रीकल्चर इनकम हमने पढ़ी हुई है कि इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, उससे होने वाली आगे बिजनेस इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट। मिसाल के तौर पे अगर हम मिचल्स फ्रूट फार्म की एग्जांपल ले लेते हैं कि उनके फार्म्स मौजूद हैं जिस पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो पैदा करते हैं, और फिर आगे उसको यूज़ करते हुए इंडस्ट्री में उससे जूसेस, केचप, मार्मलेड वगैरह 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 मुख्तलिफ आइटम्स बनाते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या है कि जो उसको मार्केटेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो है दैट इज टर्म्ड एज एग्रीकल्चर प्रोसेस, और उस हद तक होने वाली इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम। अब अपनी ही पैदा करदा प्रोड्यूस को अगर कोई अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है तो कितना खर्चा अलाउ होगा एज एक्सपेंस, तो उसके लिए ये रूल 11 मौजूद है जिसमें ये चीज़ें बताई हुई हैं। इसमें क्या है कि वेयर ए कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट यूजेस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स इन हिज बिजनेस, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस शैल बी एज बिलो। टोटल इनकम, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी इसको यूज किया को प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट जितने में बेची दैट इज द टोटल इनकम लेस मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूटिलाइज्ड इन बिजनेस एज रॉ मटेरियल्स। अगर ये बाजार से खरीदते तो कितने में पड़ती, ये माइनस कर दें, बाकी उसकी बिजनेस इनकम है।
क्लियर? हमने सेग्रीगेट करना है ना, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है और बिजनेस इनकम कितनी है। एग्रीकल्चरल इनकम हम लेंगे कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसमें से जो खर्चे उन्होंने एग्रीकल्चर पे किए वो माइनस कर देंगे, बाकी उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। और लेकिन जब बिजनेस इनकम देख रहे होंगे तो वो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट कितने में बेची, उसमें से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो खुद पैदा की थी उनकी मार्केट वैल्यू कितने की थी वो हम माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे? इसके लिए दो सूरतें। वेयर द प्रोड्यूस इज ऑर्डिनरली सोल्ड इन द मार्केट, आमतौर पे बाजार में बिकती है, देन द मार्केट वैल्यू कैलकुलेटेड फॉर द रेलेवेंट ईयर, मार्केट वैल्यू मौजूद होगी कि ये कितने में होती है। और वेयर द प्रोड्यूस इज नॉट ऑर्डिनरली सोल्ड इन द मार्केट, आमतौर पे वो मार्केट में मुयसर नहीं है, देन द एग्रीगेट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन कल्टीवेशन एंड द लैंड एक्सपेंसेस एंड आर रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच इट इज ग्रोन। इसका मतलब ये एक्चुअल खर्चे ही फिर आप ले लेंगे कि ये अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो जो कुछ इस पे खर्च हुआ या हो सकता था, एक तो एक्चुअल खर्चे जो आपने किए और फिर ये ज़मीन को क्या आपकी है, लेकिन इस पे रेंट कितना पे किया जा सकता था, कितने एक्सपेंसेस इस पे हो सकते थे, ये अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो इट विल बी ट्रीटेड एज मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस। और अगर इसके लिए है तो फिर वही जो फार्मूला हमने पढ़ा कि टोटल इनकम में से ये मार्केट वैल्यू माइनस कर देंगे तो बाकी जो कुछ बचेगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक और पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसमें मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एसेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।